नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे कोचिंग सिटी की, जहां एक छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई। छात्रा का शव कोचिंग टीचर के घर पर मिला, वहीं कोचिंग टीचर फरार चल रहा है। तो बात अलवर की भी करेंगे, जहां महिला की मौत पर महापंचायत हुई। इसके साथ ही रीट को लेकर वार पलटवार भी दिखाएंगे। तो साथ ही आपको लेकर चलेंगे जैसलमेर, जहां धोरों पर इंद्रधनुष खिला है। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। सभी शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। बुधवार से सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू की जाएंगी। 5वीं तक की कक्षाएं खोलने को अनुमति मिल चुकी है। गृह विभाग ने ये तमाम नई गाइडलाइन जारी की हैं। तो आपको बता दें, माता पिता की लिखित सहमति जरूरी है। ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था भी जारी रहेगी। 16 फरवरी से ये नया आदेश लागू होगा। कोरोना के संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेश और निर्देश निरस्त कर दिए गए हैं। पूर्व में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विभाग ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पहले जो भी रोक टोक थे, जो भी नियम कानून थे, उन सभी को रद्द कर दिया है। और इस बीच गृह विभाग ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। तो 16 फरवरी से 1 से 5वीं तक के स्कूल दोबारा खोल दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि माता पिता की सहमति जरूरी होगी। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, तमाम छूट दिए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं इस छूट को? क्या इस छूट से कोरोना के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं? देखिए, जहां तक प्रतिबंधों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर है, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की बात है कि पूरे प्रदेश में अब तमाम तरह के प्रतिबंध जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। अब तक जो भी प्रतिबंध चले आ रहे थे वो सभी जो है वो 16 फरवरी से खत्म हो जाएंगे। नाइट कर्फ्यू अभी जो है वो चल रहा था रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, वो अब नहीं रहेगा। इसके साथ ही वीकेंड कर्फ्यू क्योंकि पहले ही खत्म कर दिया गया था। दूसरी बाध्यता ये कि दुकानें, प्रतिष्ठान जो है वो रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति थी, वो बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि अभी शादी समारोह हो या दूसरे किसी भी तरह के आयोजन हो, सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद वाले, धार्मिक आयोजन, उन सभी आयोजनों में जो है 250 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित थी कि अधिकतम 250 लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब वो बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब शादी समारोह हो या दूसरे कोई आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, उन सभी आयोजनों में अनलिमिटेड लोग जो है वो शामिल हो सकेंगे। कोई अब प्रतिबंध नहीं है। तो ये बड़ी राहतें प्रदेशवासियों को दी गई है नई गाइडलाइन में। और सबसे बड़ी बात ये कि स्कूलें जो नहीं खुल रही थी, खासतौर से छोटे बच्चों की स्कूलें, उन्हें अब अनुमति दे दी गई है। कक्षा 1 से 5वीं तक की स्कूलें 16 फरवरी से खुल जाएंगी, यानी बुधवार से छोटे बच्चों का भी स्कूल जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी राहत, बच्चे क्योंकि लंबे समय से परेशान हो रहे थे, तकरीबन 2 साल उन्होंने गुजारे हैं घर पर। बीच में कुछ समय के लिए जाना शुरू हुआ था स्कूल, लेकिन जैसे ही स्कूल जाना शुरू हुआ वापस जो है ओमिक्रॉन का खतरा प्रदेश में बढ़ गया और फिर से स्कूल बंद करने पड़े थे। लेकिन अब 16 फरवरी से बच्चे वापस स्कूल जा सकेंगे। पहले जो प्रावधान किया गया था पिछली गाइडलाइन में वो ये कि कक्षा 10 से 12 के स्कूल जो हैं वो 1 फरवरी से खोले गए थे और कक्षा 6 से 9 तक के जो स्कूल थे वो 10 फरवरी से खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन छोटे बच्चों को तब भी मायूस होना पड़ा था, स्कूल जो है छोटे बच्चों के नहीं खोले गए थे। अब जो है छोटे बच्चे स्कूल जा सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक प्रावधान ये भी कर दिया गया है कि माता पिता की या अभिभावक की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। कोई भी बच्चा अगर स्कूल नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी, यानी दोनों तरह के विकल्प जो है वो बच्चे के लिए खुले रहेंगे। स्कूल वो जाना चाहे तो ऑफलाइन वो पढ़ाई कर सकता है स्कूल जाके, और घर पर जो है ऑनलाइन शिक्षण को ले सकता है। दोनों तरह की व्यवस्था है। जहां तक खतरे की बात है तो देखिए, ये जो राहतें बढ़ाई गई है वो धीरे धीरे तरीके से बढ़ाई गई है। एक साथ सभी कुछ नहीं खोला गया है। पहले सरकार ने आकलन किया, विशेषज्ञों की राय ली। लगातार जैसी राय आ रही है विशेषज्ञों की और दूसरे समाज से जुड़े हुए लोगों की हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की राय हो, उसी के आधार पर धीरे धीरे फैसले लिए जा रहे हैं। दिनेश, बिल्कुल लोगों को तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ जाएंगी कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवा सके। दिनेश, आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया है। पहले लगाए गए सभी प्रतिबंधों को अब निरस्त कर दिया गया है। तो प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू नहीं होगा। शादी समारोह और अन्य आयोजनों में लिमिटेशंस नहीं रहेंगे। अन्य सभी प्रकार के प्रतिबंध को भी खत्म कर दिया गया है। जी दिनेश, सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि जो सरकार की चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब लोग बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। तो लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ये जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी। पर खास जोर दिया जा रहा है और ये राहतें भी इसीलिए दी गई है क्योंकि ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब खतरा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। लगातार सरकार ने देखा कि कोरोना के बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम नहीं आ रहे हैं सामने। तो जी दिनेश, आपसे बाद में बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ राधे श्याम स्कूल संचालक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, स्कूलों को दोबारा से खोला जा रहा है, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? सर देखो, यह है कि पहले उसमें एक प्रकार से 15 to 18 ईयर्स तक के बच्चों का पूरा टोटल वैक्सीनेशन हो चुका है। और स्कूल जो एक प्रकार से स्कूल की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पहले से ही पूर्ण रूप से कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। तो बच्चों के रिगार्डिंग जो स्टडी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि गवर्नमेंट को जो भी गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल को बार बार बंद न करे। कोविड एक हमारे इसमें लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो उसमें बच्चों को इसके लिए जो इसकी काउंसलिंग करे उसको मोटिवेट करें। जी राधे श्याम जी, बिल्कुल। अब स्कूल क्योंकि दोबारा खुल रहे हैं तो सभी उत्साहित हैं, छात्र भी काफी खुश हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी आपकी ओर से? स्कूलों की तरफ से पहले ही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पूरा जो टोटल स्टूडेंट्स को जो एंटरिंग जो उसमें जो स्पेस होता है वहां से उसको फुली उसमें टोटल उसमें सैनिटाइज किया जाता है, स्पेस का ध्यान रखा जाता है। और अभी भी मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रेयर असेंबली एक इसमें एकेडमिक का एक इसमें मोटिवेशनल पार्ट होता है। तो गवर्नमेंट से यही उसमें हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक जो भी है कि चाहे उसको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रेयर जो असेंबली है उसको भी स्टार्ट उसमें करना चाहिए। और टोटल जो स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल अपनी तरफ से ये पूरी रेस्पॉन्सिबल है कि वो बच्चों को जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसके लिए वे उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं, उसमें मोटिवेट करते हैं। और अभी तो मैम क्या है कि जैसे बच्चे भी इस चीज के बारे में काफी अवेयर है। हम ये देखते हैं कि बच्चा जब भी स्कूल में आता है टोटल उसमें जो भी उनके पेरेंट्स बेस्ड है वो पूरा टोटल उसमें वैक्सीनेशन छोटे बच्चों में हम अभी नहीं हुआ, लेकिन वो अभी उसमें मास्क पहन के आ रहे हैं, टोटल सैनिटाइज कर रहे हैं और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तो उसमें देखते हैं हम ये पूरी स्कूलों में ये एक माहौल बना हुआ है। जी राधे श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त अभिभावक संघ के सदस्य सुशील शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी सर, लंबे समय से मांग की जा रही थी कि स्कूलों को दोबारा खोल दिया जाए और आज गृह विभाग ने ये फैसला भी दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी निगाह के अंदर स्कूल खोलना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ना तो स्कूल के सारे स्टाफ को वैक्सीनेशन हुआ है, बच्चों को वैक्सीनेशन अभी पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और अभी अगर खोला गया और कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो बड़ी मुश्किलें होगी, है ना। और अभी क्योंकि लिमिटेड टाइम बचा है, इसके अंदर ये पॉसिबल भी नहीं है कि सिलेबस स्कूल के अंदर कवर कराया जा सके, क्योंकि पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोले नहीं जा सकते हैं। और जो है लिमिटेड उसके अंदर अगर लिमिटेड कैपेसिटी में स्कूल जाएंगे तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि एक साथ ही जो है ऑनलाइन ही सबको जो है सिलेबस पूरा कराया जाए और स्कूल ना खोले जाए। जी सुशील जी, यानी कि आप चाहते हैं कि अभी भी ऑनलाइन क्लास ही चले, ऑफलाइन क्लासेस ना शुरू किए जाए। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सभी शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। 1 से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूल को दोबारा खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर बड़े फैसले पर अभी से विरोध भी शुरू हो चुका है। अभी हमारे साथ अभिभावक संघ के एक सदस्य भी जुड़े, उनका कहना है कि ये फैसला गलत है, इससे कोरोना संक्रमण और भी ज्यादा फैल सकता है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य राज्य में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया। एबीजी ग्रुप ने 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एबीजी ग्रुप के 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक के कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेंगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का वार। यूपी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ओवैसी पर निशाना साधा, कहा हिजाबी लड़की को पीएम बनाना ओवैसी की गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच दकियानूसी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,877 नए मामले सामने आए। 684 की जान गई। कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। सीकर नगर परिषद की बजट बैठक में हंगामा हुआ। बजट कॉपी नहीं मिलने पर बीजेपी ने विरोध जताया और बीच बैठक से पार्षद निकल गए। रीट मामले पर डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया। 3 साल में बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला। विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी असफल रही है। किरोड़ीलाल मीणा के धरने पर महेश जोशी का बयान। किरोड़ीलाल धरना जनप्रतिनिधि हो गए, जहां उन्हें मौका मिलता है धरने पर बैठ जाते हैं, मौका नहीं मिलता तो मौका तलाश लेते हैं। भरतपुर जिले के डी कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे के बाद आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुशलक्षेम जानी, साथ ही घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। यह खबर डूंगरगढ़ जिले से है, जहां वर्धा थाना क्षेत्र में डूंगरपुर सागवाड़ा रोड पर एक कार बेकाबू होकर 7 फीट गहरी मोरन नदी में गिर गई। हादसे में कार में सवार 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए, जिनके बाद अवैध हथियार मिले। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। जालोर में स्कूल प्रबंधन दलित छात्र को एग्जाम से 1 महीने पहले टीसी थमाई गई थी। इस खबर को लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। स्कूल प्रशासन ने छात्र का स्कूल में दोबारा एडमिशन ले लिया है। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विनोद योगी कांट गांव का रहने वाला है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 45 में एक विवाहिता की फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई। ससुराल वालों ने इसकी सूचना पीहर पक्ष को दी। सूचना पर सीकर से आए पीहर पक्ष ने मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एयू बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिलीभगत कर पीड़ित को सरकारी योजना में घर का पट्टा बनवाने का लालच दिया। पीड़ित को रजिस्ट्री दफ्तर ले जाकर उसकी बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर छात्रा की मौत से सनसनी फैली है। टीचर के घर पर छात्रा का शव मिला है। रस्सी से ये बंधा हुआ शव बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, छात्रा के शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। आरोपी कोचिंग टीचर मौके से फरार है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट किए हैं। तो कोटा से ये खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर
कोचिंग में एक छात्रा का शव बरामद हुआ है और ये छात्रा का जो शव है वो बंधे हुए हालात में मिला है। वो अपने घर के पिछवाड़े में एक अपने परिवार के परिचित के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाती थी। रोज़ 11 बजे 11:30 बजे तक वापस लौट के आ जाती थी। आज लौट के नहीं आई तो उसके परिजनों ने उससे संपर्क किया तो टीचर ने बताया कि आज वो करीब 1 बजे के आसपास आई। तो वो समय पर नहीं आई तो उसके पिताजी वहाँ उसकी तलाश में गए। वहाँ बच्ची मिली नहीं। इसी दौरान उन्होंने तहकीकात की तो उसकी चप्पल वहाँ पे पड़ी हुई मिली जिस कमरे में वो बच्ची ट्यूशन पढ़ती थी। बाद में उनको शक हुआ तो ताला तोड़ के जब उसको खुला तो बच्ची के फंदा लगा हुआ था और जो हालात थे उससे लग रहा है कि बच्ची का मर्डर किया गया है। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिलते ही वहाँ मौके पे पुलिस पहुँची। FSL टीम को बुलाया गया। बच्ची बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जब वो बॉडी को लेके आया गया था तो तब तक बच्ची की डेथ हो चुकी थी। हाथ बंधे हुए थे और उसके खरोंच के निशान थे। तो अपेरेंटली जो मौके के हालात हैं उससे तो ये लग रहा है कि उसका स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद उसको लग जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जैसा कि खबर आ रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है, क्या कुछ बयान आए हैं फिलहाल पुलिस की ओर से? फिलहाल पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि इस छात्रा का जो 9वीं क्लास की छात्रा थी इसका मर्डर हुआ है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने माना है। FSL टीम को मौके पे बुलाया है। हर पहलू पे पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं और जो अभी रामपुरा थाने पे जो लेटेस्ट अपडेट ये कहा जा सकता है कि करीब 200 से 300 लोगों का भारी भीड़ है वो पूरे थाना परिसर में जमा है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। और स्थानीय जो व्यापारी है और जैन समाज के जो लोग हैं उनमें काफी इस घटना को लेकर आक्रोश है व्याप्त है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि यदि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से पूरा मार्केट बंद किया जाएगा। आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी के बारे में CCTV फुटेज देख रही है, उनकी लोकेशन तलाश रही है। कुल मिलाकर चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर से खबर है। बांसूर के भूपसेड़ा गांव निवासी महिला सुनीता देवी का आज 5वें दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। महिला 28 दिन पहले गांव से गायब हुई थी। परिजनों ने कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ नामजद अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसीलिए गांव में लगातार धरना और आमरण अनशन जारी है। गांव में आज महापंचायत कर आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई। तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। नामजद केस दर्ज हुआ फिर भी आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये तमाम अहम सवाल न्यूज़ 18 राजस्थान उठा रहा है। अब तक अलवर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या किसी दबाव में पुलिस काम कर रही है? और जो अहम सवाल है वो ये भी है कि आखिर महिला का अंतिम संस्कार कब होगा? कब अलवर में इस तरीके की वारदातों पर रोक लग पाएगी? मतलब 7 तारीख तक इनकी कोई FIR दर्ज नहीं करी। 7 फरवरी को ये घटना थी, 17 जनवरी की। 7 फरवरी को हम लोग ये यहाँ से गए मेरे पास जयपुर हम जाके IG साहब से मिले। IG साहब ने डिप्टी साहब को फ़ोन करा, तब जाके डिप्टी साहब ने कहा कि मेरे पास भेज दो, मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। उस दिन शाम को ये लोग आए डिप्टी साहब के पास, उस दिन भी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। अगले दिन मंगलवार को 8 फरवरी को मैंने डिप्टी साहब को फ़ोन करा, तब उन्होंने कहा कि भाई थाने पे भेज दो। उस दिन 8 फरवरी को 12 बजे के लगभग इन्होंने नामजद रिपोर्ट अपहरण के लिए दर्ज करी, पर उसमें कोई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कुछ अपडेट है मामले पर? जी, अलवर जिले के बानसूर के भूपसेड़ा गांव का मामला है, जहां एक महिला लापता हो गई थी और उसके बाद परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा लगातार पुलिस और
प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की गई थी, उन्हें ज्ञापन सौंपे गए थे, महिला की बरामदगी के लिए प्रयास किए थे, बानसूर से लेकर के जयपुर तक गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। और हालात ये थे कि पुलिस में जब अपहरण का मामला दर्ज कराया गया तो पुलिस ने केवल लापता होने का मामला दर्ज किया था, गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, और उसके बाद महिला का शव सरिस्का के जंगलों में जब मिलने के बाद हड़कंप मचा और उसके बाद महिला की शिनाख्त हुई और परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि गांव से अवैध खनन का जो खनन के लीज है, उस लीज के लिए जो पत्थर जाते हैं और वाहन जाते हैं, वहां के रास्ते को लेकर के विवाद कई बार हुआ है। और उसी विवाद के चलते एक युवक है जिसके ऊपर हत्या की शक जाहिर करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रही है। नामजद रिपोर्ट राजेंद्र, देखिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही।